अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दो सिद्धि से संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगा है तो वो दोषी करार दिए जाने तक उसे क्यों कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है? नंबर 1, देखिए अब मैं चर्चा करता हूं। परवर्त विधि। परवर्त विधि का मतलब है जो वर्तमान में चलायमान विधि है। चलायमान यानी हमेशा विधि अपना प्रभाव वर्तमान में दिखाएगी। वर्तमान में जो विधि चल रही है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जिसका भी सेक्शन अभियुक्त के विरुद्ध लगा है, न तो उससे कम और न उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट सजा ही दी जा सकती है और उतनी ही शास्ति यानी पेनल्टी का हकदार होगा जितना कि कानून में लिखा हुआ है। मान लीजिए पुराने एक्ट है हमारे टाडा और 1985 को बना, 1995 को समाप्त हो गया। अब आप टाडा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टाडा क्या हो गया है? समाप्त हो गया। लेकिन 85 से 95 की अवधि के बीच में यदि किसी ने आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है उसके विरुद्ध टाडा लगता था। यानी आज जो विधि है उस विधि के तहत ही विचारण होगा। मान लीजिए किसी अपराध में सजा 7 वर्ष है और आज की तारीख में किसी ने अपराध किया तो 7 साल की सजा है और 2 दिन बाद पार्लियामेंट ने संशोधन करके उसमें आजीवन कारावास कर दिया, तो आज की तारीख वाले पे आजीवन कारावास लागू नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि 7 साल को घटा करके 5 साल कर दिया संसद ने, तो ध्यान रहे 7 की बजाय 5 तो लागू हो जाएगी, लेकिन 7 की बजाय आजीवन कारावास ज्यादा लागू नहीं होगी। यानी सजा का प्रावधान कम कर दिया है, वो तो आप लागू कर सकते हैं, बूथ-लक्सी जा करके भी पीछे वाले अपराधों पे भी लागू हो जाएगा। लेकिन यदि 7 को बढ़ा के आजीवन कारावास कर दे तो फिर वो लागू नहीं होगा। इसका मतलब आप समझे कि जिस कानून का हमने उल्लंघन किया है वो कानून यदि हम उल्लंघन करता पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उतनी ही सजा मिलेगी हमें। दोहरा दंड निषेध। किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, 2 बार अभियोजित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए सेम ही अपराध में और 2 जगह कोई सजा देता है तो ये नहीं हो सकता। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की अंधा कानून, जिसमें उसे झूठ से फंसाया जाता है और वो बिना मर्डर किए भी 14 साल की सजा काट करके आता है और लास्ट में वो जज के सामने उस अभियुक्त को मारता है। तो ये हमने बाल्यकाल में मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैंने सोचा कि ये जज के सामने मार रहा है और फिर भी इसको फ्री क्यों किया जा रहा है। और जब भविष्य में जाके संविधान पढ़ा, कानून का ज्ञान हुआ, तो पता लगा एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबार है, कोई एचएस है, हिस्ट्री सीटर है, उसमें मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास, मृत्यु तक या मृत्यु दंड, ये चलता रहेगा। अन्य सजाएं भी साथ साथ चलती रहेंगी। अतः 2 बार आप दंडित नहीं कर सकते। देखिए एक शासकीय कर्मचारी जितने भी होते हैं इन्हें दोहरे दंड से और झेलना पड़ता है। यदि पद पे रहते, गवर्नमेंट जॉब में आप पद पे रहते, किसी अपराध में शरीक पाए गए, दोषी करार दिए, तो विभाग आपको आपकी नौकरी से क्या कर देगा? एक्सपेल कर देगा, बर्खास्त कर देगा। एक सजा तो वो हो गई और न्यायालय जो सजा देगा वो सजा जेल जाने की है या मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास है, वो अलग है। तो ये अपवाद में आएगा, ये दोहरा दंड नहीं है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कानून का उल्लंघन करेगा, और यदि वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दोहरी सजा झेलनी पड़ती है। वो नौकरी से भी जाता है और जेल भी जाएगा। तो 2 बार दंडित नहीं कर सकते। तीसरा, अक्यूज्ड, जिस पर अपराध करने का आरोप लगा है उस अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए और बाध्य नहीं किया जा सकता है। और यदि बाध्य कर भी दिया गया है, बंदूक के बल पे उसकी संस्वीकृति आपने स्वीकार भी कर ली है, न्यायालय में मान्य नहीं होगी, थाने में आईओ के सामने इकबालिया बयान,
चाहे आपने अपनी मर्जी से दिया है या आपने दबाव में आकर के दिया है। न्यायालय में प्रोसिक्यूटर जो अभियोजन करता है उसको ये साबित करना होगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, अर्थात वो साक्ष्य अवेलेबल आपको कराने पड़ेंगे। पुलिस सबूत ढूंढेगी, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना सबूत के न्यायालय मानता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, अतः वो एविडेंस ढूंढा जाता है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने बाल का टुकड़ा, अपने नाखून का टुकड़ा, स्किन का टुकड़ा देने से मना कर सकता है? नो। अगर एफएसएल की टीम बाल का टुकड़ा लेती है, स्किन का टुकड़ा लेती है, नाखून का टुकड़ा लेती है, तो हम मना नहीं कर सकते। और एफएसएल की टीम ने देखा कि वो बाल का टुकड़ा या वो स्किन में, मान लीजिए किसी के नाखून में आपकी स्किन उलझी हुई है और वो मैच कर गया है, तो ये अपराध क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा कि अपराधी है। और वो जहां से खाल छिली है आपके यहाँ निशान पाया जाएगा। तो एफएसएल की टीम एक तरह से मेडिकल यूनिट होती है और वो बारीकी से बारीकी जांच कर लेती है, फिंगरप्रिंट देख लेती है, हर चीज देख लेती है। वो आप फिंगरप्रिंट देने से आप मना नहीं कर सकते, लेकिन डीएनए की जांच कराना, ये आपकी स्वीकृति लेनी होगी। नार्को टेस्ट में और लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी अभियुक्त की संस्वीकृति आवश्यक है। लेकिन वो अभियुक्त आतंकवादी है या वो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, तो वहां कई बार उन मामलों में तहकीकात तक जाने के लिए बिना स्वीकृति के भी ऐसा किया गया है। अगर आवश्यक हो देश के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में, तो किया जाना चाहिए। लेकिन यदि परेशान करने की व्यवस्था है तो नहीं होना चाहिए। तो हमने जाना कि जिस पर अपराध करने का आरोप लगा है, उस आरोप को सिद्ध करने से पहले ये 3 संरक्षण उस व्यक्ति को मिलेंगे। पहला, जो कानून वर्तमान में है उस कानून के अनुसार न्यायालय में ट्रायल होगा। दूसरा, एक ही अपराध के लिए आप 2 बार अभियोजित और 2 बार दंडित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप अभियुक्त को डरा धमका करके साक्ष्य नहीं ले सकते, और यदि आपने ले लिया है तो न्यायालय में वो मान्य नहीं होगा। ये तीसरा जो है ये आता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन में, और ये आता है आपका एज पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रवर्त विधि के तहत विचारण। इसको तो लैटिन में कहते हैं एज पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको इंग्लिश में हमने लिखी दिया है डबल जेओपार्डी, और इसको लास्ट वाले को कहते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन ये लैटिन शब्दावली है, वास्तव में लॉ में ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एज पोस्ट फैक्टो लॉ, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, डबल जेओपार्डी। हमने हिंदी की है, इसकी हिंदी की हमने की प्रवर्त विधि के तहत विचारण, दोहरा दंड निषेध, हर एक व्यक्ति के काम की बातें हैं। अतः कभी भी किसी पर भी कोई आरोप झूठा भी लगाया जा सकता है। इतना कानून का ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमें क्या क्या संविधान संरक्षण देता है। चलिए मित्र,